हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे भारत सरकार की शासन प्रणाली। तो उसमें हम बिना समय वेस्ट किए हुए अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व बनी रहती है। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 74 एवं 75 में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। संविधान किसी राष्ट्र के मौलिक सिद्धांत का मूल दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राज्य एवं सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। शासन व्यवस्था का संगठन, सरकार की शक्तियाँ, शासितों के अधिकार, शासकों एवं शासितों के बीच पारस्परिक संबंध का निर्धारण किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि नियम कैसे बने, कैसे बदले और उन्हें कैसे बनाएं। संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही संविधानवाद है, अर्थात संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो जनता संविधान की निहित शक्तियों एवं उसकी मान्यताओं में रखती है। संविधान एवं संविधानवाद मूर्त तथा अमूर्त रूप में व्यक्त नियंत्रण व्यवस्था है जो सरकार को निर्मित अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है, अर्थात संवैधानिक सरकार से आशय है ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से संविधान सरकार का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीमित सरकार। इसको हम डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि इसका डिटेल जो मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए डिटेल पढ़ा था, डिटेल में जाना था, तो वही इसके लिए भी डिटेल होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। हम इसे डिटेल में जानते हैं। भारत एक सांसदात्मक प्रजातंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो जैसा कि हमने ऊपर जाना कि संसद सरकार ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हम पहला कथन है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा ऑप्शन है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तीसरा ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है। और चौथा ऑप्शन है भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें से सही आंसर होगा डी, यानी कि भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि संविधान सरकार वह है, इसमें पहला ऑप्शन होगा कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और सेकंड ऑप्शन है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में सरकार की राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ही सरकार की अवधारणा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ई, एक उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसके लिए हम डिटेल में जानते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायी के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्य के ऊपर नियंत्रण के लिए सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधिमान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का उत्तरदायित्व तो मंत्रियों पर है। नीति बनाने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का दायित्व लोक सेवकों का हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। अब जो सही ऑप्शन है हम उन्हें पढ़ लेते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और इसका सेकंड ऑप्शन है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। इसके तहत संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्री तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में इसका सही आंसर है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अब इसके लिए डिटेल में हम पहले क्वेश्चन में जो पढ़ चुके हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसकी जो डिटेल पढ़ी थी हमने, वही इस क्वेश्चन के आंसर के लिए भी डिटेल होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इनमें से अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। तो सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और इसमें रीज़न है कि अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अब इसके लिए हम डिटेल इसका सही आंसर पहले देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हम इसे डिटेल में जानते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करती है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर राज्य सरकार की आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण निम्नलिखित हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें दूसरा है, इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। तीसरा है कि सर्वोच्च सत्ता देश की जनता में निहित है। और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका है। और पांचवा है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां अब निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जहां सही आंसर है इसका बी, द्विसदनीय प्रणाली विकसित हुई है। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लक्ष्य समाज के हर वर्ग हित व समूह को समुचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना, जो प्रजातंत्र के मूल मंत्र को साकार करता है, जिसमें बहुसंख्यक के साथ साथ अल्पसंख्यक के हितों की भी रक्षा की जाती है। द्विदलीय प्रणाली में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। सही आंसर इसका राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ये सही आंसर है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। संविधान द्वारा भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका पहला कथन है। और इसमें दूसरा कथन है कि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। कथन ही सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अतः कारण आर सही है, किंतु आर ए के कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कि भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है। कार्यकरण में मूल समस्या उत्पन्न होती है कौन सी? तो इसके लिए ऑप्शन ए, सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में गार्नर ने लिखा है कि संसदीय व्यवस्था का सफल कार्यकरण सशक्त दल प्रणाली पर निर्भर करता है और इस शासन प्रणाली के कार्यकरण के लिए द्विदलीय प्रणाली आदर्श व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय प्रणाली एवं प्रभावी दो दलों की अनुपस्थिति के कारण संसदीय प्रणाली अपेक्षानुरूप कार्यक्षम नहीं हो पा रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः सत्तारूढ़ रहता है। तो इसके लिए सही आंसर रहेगा भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल अनुच्छेद 75(3) के तहत पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वह तभी तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक उसे निचले सदन में विश्वास मत प्राप्त रहता है। उसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उस सदन में बहुमत है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम डिटेल में पढ़ते हैं कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल में किसी मंत्री के प्रस्ताव के पारित न होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो चुकी है तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल दो। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि गार्नर के अनुसार संस्थात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाममात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता हैं वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका का भेद, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध, कार्यपालिका की अवधि की अनिश्चितता, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक सजातीयता, कैबिनेट की एकता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, शक्तियों का संकेंद्रण, लिखित या अलिखित संविधान आदि। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के अलग अलग सिद्धांतों का प्रावधान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा कार्यपालिका एवं विधायिका का संयोजन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा निश्चित कार्यकाल। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है।
निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे सरकार में निर्वाचित है, ब्रिटेन में वंशानुगत है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विदलीय व्यवस्था का होना। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संसदीय शासन स्थिर द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में सुचारू रूप से चलता है, जहां एक दल शासन तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है, किंतु वह बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में असफल होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। हम इसे डिटेल में जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की व दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, साम्राज्य की किसी नाम में हो सकती है तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। इसलिए संसद का निर्वाचन के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, इसका अभिप्राय है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम पढ़ लेते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संस्थात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट यानी कि संसद। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है। यद्यपि कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही अपनाया गया है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती है? तो इसका सही आंसर है राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। राजनीतिक दल के बिना संस्थात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती है। जैसे कि ब्राइस ने लिखा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। हम उसे डिटेल में जान लेते हैं कि संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है, और इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के
संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मिलन होता है, अर्थात व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका में सामान्यतः निचले सदन में बहुमत दल प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं और तब तक सत्ता में रहते हैं जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार सामान्यतः यह माना जाता है कि मंत्रिपरिषद सरकार पर संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रण करती है, क्योंकि बहुमत दल प्राप्त करने वाला ही राजनीतिक दल सरकार बनाता है और सुविधानुसार संसद को संचालित करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो इसका सही आंसर होगा शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं कि यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। भारत एक राज्य नहीं है अपितु एक उपमहाद्वीप है। अधिक जनसंख्या में बहुभाषाविद, अनेक धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातियों, प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक रूप में विभेदीकरण हुआ है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण एक व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता था, अतः संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। हम इसे डिटेल में जानते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्यों के मुखिया यानी कि राज्य के मुखिया कोष्टक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। इसके लिए सही आंसर होगा विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षीय के रूप में किया जाता है। संसदीय सरकार में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों से गठित की जाती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका एवं विधायिका अलग अलग होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर होगा अध्यक्षात्मक सरकार। अब हम इसे डिटेल में जानते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारत संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करती है। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर कार्य करेगा। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ और आप एक निश्चित टारगेट ज़रूर बनाइए कि आपको एक वीडियो कंप्लीट करनी है। अगर वो छोटी है, आधे घंटे से 40 मिनट से छोटी है, तो आप 2 या 2 से ज़्यादा 3 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो डेली देखने का टारगेट ज़रूर बनाना है। तो ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी को शुरू रखिए और लगातार मुझसे जुड़े रहिए। तो मैं इस वीडियो को अभी समाप्त करती हूँ। मैं अगला सेशन जल्द ही लेकर आऊँगी।